जी हो गई रिकॉर्डिंग शुरू? ठीक है बेटे, हाजरा मसरूर का लिखा हुआ ये अफसाना है चिराग की लौ। बेटे ये एक अलामती अफसाना है जिसमें गुर्बत का माहौल और उसके मसाइल दिखाए गए हैं। एक गरीब घर में गरीब आदमी को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है ये बड़े अच्छे अंदाज में बताया गया है। इसमें दो ही इसमें किरदार हैं, एक लड़की एक उसका बाप। बेटा वर्का चला दें, हाजरी का एक ही चला दें, बस उम्मीदें हो जाएगी। शाम की बढ़ती हुई उदास तारीकी में सामने की हर चीज आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ती जा रही थी। बेटा बातें नहीं प्लीज। शाम की बढ़ती हुई उदास तारीकी में सामने की हर चीज आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ती जा, धुंधली का मतलब गैर वाज़े, नजर नहीं आ रही थी। उसने नजरें फिरा फिरा कर बगैर प्लस्तर की दीवारों को देखना शुरू किया जो अंधेरे में डूबकर भयानक होती चली जा रही थी। भयानक का मतलब खौफनाक, डरावनी। जैसे वो सियाह रंग में नहा गई यूं अंधेरा और तन्हाई उसका जी उलटने लगा। जी उलटना का मतलब तबीयत खराब होना। तो खांसती हुई उठकर बैठ गई। उसे अपने बाप का इंतजार था जो काम पर से आकर जाने कहाँ चलता बना था, चला गया था। न जाने कहाँ बैठ रहे अब्बा, ये ख्याल नहीं आता कि अकेले घर में जी घबराता होगा मेरा। वो झुंझुलाहट में, झुंझुलाहट का मतलब गुस्से में रह रहकर बस यही सोच रही थी, रह रहकर बार बार। उसका जी चाह रहा था कि जोर जोर से रोने लगे, लेकिन आंसुओं का जखीरा जैसे हलक में अटक कर रह गया था, फंस गया था। उससे रोया भी ना गया। उसने दोबारा उलझ कर इधर उधर देखना शुरू किया तो हर तरफ बस यूं नजर आने लगा जैसे नए सफेद कपड़ों में लिपटे हुए ढांचे सामने की अंधेरी कोठरी से निकल निकल कर सारे घर में घूम फिर रहे हों। यानी वहम का शिकार हो चुकी थी, सामने की कोठरी से ढांचे देख रही थी। उसके जहन पर इन ढांचों की हड्डियों की चटक और नए सफेद कपड़ों की मध्यम खड़खड़ाहट इस तरह छा गई कि वो आंखें मीचकर दोबारा चरपाई पर लुढ़क गई। आंखें मीचकर आंखें बंद करके दोबारा चरपाई पर गिर गई, बिल्कुल बेइस हरकत जैसे उसका दम ही निकल गया हो। सफेद कपड़ों में लिपटे हुए ढांचों की हड्डियों की चटक और कपड़ों की खड़खड़ाहट, ये तो बस उसका वहम ही वहम था। कुछ दिनों से जिस्म के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत कमजोर हो गया था। रात तो खैर रात ही थी, वो दिन दोपहर भी अक्सर यही वहम करती। बस जिधर भी नजर जमा कर देखती यही लगता कि कोई सफेद सफेद कपड़ों में लिपटा चला आ रहा है। बिल्कुल इसी वजह के कपड़े, इसी अंदाज के स्टाइल के कपड़े जो उसकी मां को मरने के बाद पहनाए गए थे। दरवाजा मानूस तरीके पर चुरमुराया, मानूस जाने पहचाने तरीके पर चुरमुराया। उसमें से आवाज आई, चरचर की आवाज आई और फिर खट से बंद हो गया। उसने कपकपा कर आंखें खोल दी, कपकपा के, डर के, खौफ के मारे। जब कुछ नजर ना पड़ा तो मरी हुई आवाज में बोली, कौन है? मैं हूं अच्छन। ये उसके बाप की आवाज थी। अब अच्छन उस लड़की का निकनेम है, असल नाम नहीं बताया गया क्या नाम था। मैं हूं अच्छन, ये उसके बाप की आवाज थी। कहां थे अब्बा? मेरा दिल अकेले में घबरा रहा था। उसने शिकायत की तो जैसे उसके हलक में आंसुओं का जखीरा दोबारा फंस गया हो और आंखें तपने लगी। आंखें तपने लगी मतलब आंखों में हिद्दत, गर्मी आ गई। जरा काम से गया था, चिराग नहीं जलाया। बाप ने चारपाई के पाए से ठोकर खाई तो जल लाकर पूछा, गुस्से में आके पूछा, और अपनी चारपाई पर बैठ गया। दिया सलाई नहीं थी। दिया सलाई, माचस, तीली, ये लो दिया सलाई। बाप ने जेब से दिया सलाई निकाल कर एक बीड़ी सुलगाई तो दिया सलाई की रोशनी में उसका चेहरा बड़ा वहशतज़दा सा नजर आया। वहशतज़दा मतलब खौफनाक, डरावना। उलझी हुई खिचड़ी दाढ़ी, खिचड़ी दाढ़ी जिसमें कुछ बाल सफेद कुछ बाल काले, मिली जुली दाढ़ी, उसको कहते हैं खिचड़ी दाढ़ी। होंठों पर औंधी हुई मूछें, यानी एक तो खड़ी मूछें होती हैं ना, वो चौधरीपन की दलील। दूसरी यूं औंधी मूछें मतलब यह है कि टाइम ही नहीं मिला नाई के पास जाने का। होंठों पर औंधी हुई मूछें, लकीरों से पटी हुई पेशानी, पटी हुई बरी हुई पेशानी, माथे पर लकीरें ही लकीरें, और उबली हुई आंखें तीली जलकर एक नन्ही सी सुर्ख कमान की तरह खम खा गई। और चुरमुराती हुई बीड़ी का धुआं छोटे से आंगन में फैल गया। चुरमुराती हुई, आवाज निकालती हुई, चुर चुर चुर। वो कांखती हुई, खांसती हुई, कांखना हल्का हल्का खांसना। पट्टी पर जोर देकर उठ बैठी। पट्टी साइड,
पलंग की साइड या चारपाई की एक साइड बाई, एक वो शेरू होता है, एक बाई, तो बाई को कहते हैं पट्टी। तो पट्टी पर जोर देकर उठ बैठी, बीड़ी के धुएं से उसका जी मतला रहा था, उल्टी आ रही थी उसे। कैसा जी अच्छन। बाप ने बीड़ी का एक तवील कश लिया, लंबा कश लिया, तो हल्की सी सुर्ख रोशनी में उसकी उबली हुई आंखें चमक गईं। बीड़ी ना पियो अब्बा, इसके धुएं से मेरा जी उलटता है, यानी तबीयत मेरी जो है खराब होती है, उल्टी आती है। बेटा बातें नहीं। हाँ भाई, कोई मसला है आपको? उठ जाए यहां से, उठ जाए, उठ जाए। वहां बैठ के आप गप लगा रहे हैं, चले इधर आ जाए, इधर आ जाए, शाबाश। बैग ले आए, आ जाए, खुद भी आ जाए। इधर आकर बेटा सामने, इसी राह में जो है ना, यहां पे बैठे आप। उम्मीद है यहां आप सुकून से बैठेंगे। किताब है आपके पास? गरीब लोग हैं बेचारे, किताब कहां से लाएंगे? हाँ, 20-20 हजार, 25-25 हजार वाले मोबाइल ले लेते हैं, 2-2 हजार के पैकेज करवा लेते हैं, 100 रुपए की किताब नहीं ली जाती। कैसा जी अच्छन। बाप ने बीड़ी का एक तवील कश लिया। बीड़ी क्या है? ये सिगरेट का पुराना नाम है बीड़ी। सिगरेट तो वो कागज में लपेटते हैं, फिर उसमें फिल्टर लगाते हैं। बीड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता, तंबाकू को पत्ते में लपेटते हैं, पत्ते के अंदर तंबाकू लपेट के एक तरफ से जलाओ, दूसरी तरफ से पियो। बीड़ी ना पियो, इसके धुएं से मेरा जी उलटता है। वो अपने बुखार से भारी सर को कंधों पर झुका झुका कर बेजारी से कांखने लगी। कांखने लगी मतलब खांसने लगी। बाप को गुस्सा आ गया। कितनी देर बाद तो उसने बीड़ी सुलगाई थी। जब से बीड़ी का बंडल 6 पैसे का हो गया था, वो तमाम दिन और रात में सिर्फ 4 बीड़ियां पीता। मारे तलब के जमाहियों पर जमाहियां आती। जमाही मतलब वासी। लेकिन अपना जी मारता, और उस वक्त बेटी ने हुक्म लगा दिया, ना पियो, तेरा जी तो हर बात में उल्टा करता है। कुछ दिमाग चल गया है तेरा। बाप ने तेज आवाज में कहा, और अच्छन बगैर कुछ जवाब दिए उठी और दिया सलाई की डबिया लेकर दालान में रिंग गई। दालान मतलब बरामदे में। घर की सुनसान तारीकी में दिया सलाई के रगड़ने की आवाज गूंजी और स्याह ताक में रखे हुए चिराग पर मध्यम सी लौ चमकने लगी। मध्यम सी लौ, हल्की सी लाइट। वो सीधा दालान के स्तून का साया छोटे से आंगन से गुजरकर सामने की दीवार तक चढ़ गया, तो अच्छन ने दिया सलाई की डबिया मुट्ठी में दबाकर अपना सर ताक के बराबर टेक दिया और पुतलियां फिराकर चिराग की टिमटिमाती हुई लौ को देखने लगी। लौ, लाइट। बाप ने बीड़ी चारपाई की पट्टी पर रगड़ के बुझा दी और उसे दोबारा पीने के ख्याल से अपने कान पर जमाकर अच्छन की तरफ देखा, तो उसे जैसे धचका सा लगा। धचका का मतलब झटका, सदमा। अंधेरे में पनाह ढूंढती हुई रोशनी में वो इस तरह खड़ी हुई बड़ी भयानक लग रही थी। भयानक का मतलब खौफनाक, ड्राउनी। हड्डियों पर मुंडी हुई स्याह खाल। मुंडी हुई का मतलब चढ़ी हुई स्याह खाल। उलझे उलझाए झांव जैसे बाल। झांव परिंदे के घोंसले को कहते हैं बेतरतीब बाल। खुले हुए होंठ और फिरी हुई पुतलियां, बस जैसे वो दीवार से टिककर मर गई। मरने वाला माहौल बन रहा था। अभी दूसरा ही साल तो था कि बाप ने अच्छन की मां को बिल्कुल इसी हालत में बिस्तर पर पड़े देखा था। खुले हुए होंठ और फिरी पुतलियां मर चुकी थी। ये देखकर वो बजाय रोने धोने के गजों नए कपड़े के फेर में पड़ गया था। फेर चक्कर, चीथड़ों गदड़ों फटे कपड़ों पर पड़ा हुआ गरीब औरत का बेजान जिस्म उसे दुनिया के कायदे के बमुजिब के हिसाब से कफन चाहिए था। गजों नया थान पर से उतारा हुआ कपड़ा। चाहे वो जिंदगी में एक अरसे से छालीटन के घेरखार वाले पजामे को चुरसती ही रही हो। छालीटन कपड़ा होता है, घेरखार वाला गोल, पजामे को तरसती रही हो। मगर इससे क्या होता है, गरीबों को अमीरों की बराबरी करने का बस एक ही मौका मिलता है दुनिया में, और वो मरने के बाद सिर्फ कफन लेने के बारे में। हाँ, असल बात तो यह गरीब पैदा ही इसलिए होते हैं कि मरने के बाद अमीरों की बराबरी कर लें। तो अच्छन की मां के लिए कफन चाहिए था और इसके लिए अच्छन का बाप इंतहाई फिक्रमंद था। वो सोच रहा था कि अगर अच्छन की मां जिंदगी में हर एक के सामने लीरे लीरे कपड़ों में फिरी थी, इसका ये मतलब थोड़ी था वो कब्र में भी यूं रख दी जाती। इसलिए उसने जान पहचान वालों के दरवाजे खटखटाए, इधर उधर बहुत दौड़ा बेचारा, लेकिन कहीं से भी इतने रुपए का इंतजाम ना हो सका कि कफन खरीदा जा सकता। इंतजाम होता भी तो कैसे? उसकी जान पहचान वाले ही कौन से 2 वक्त पेट भर खाने वालों में से थे। आखिर वो सबकी तरफ से मायूस होकर अपने मालिक के पास गया।
जिसकी दुकान पर वो 10 रुपये महीने के एवज सुबह से शाम तक हिसाब किताब लिखा करता था। मुंशी थे ना। अच्छन का वालिद मुंशी था किसी दुकान पे। उसने अपनी उलझी हुई मैली दाढ़ी को आंसुओं से भिगोकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक मेरे घर में बेकफन की लाश पड़ी है, कुछ कर्ज। और मालिक ने बात काट कर नरम लहजे में जवाब दिया, मुंशी जी ये अल्लाह के घर का काम है, कर्ज नहीं, लो ये रुपए अदा करने की फिक्र ना करना। ताजिर मालिक ने 25 रुपए उसके हाथ पे रख दिए। रोटियों को तरसती, कपड़े को बिलखती और हकीम साहब का नुस्खा पीने को सिसकती हुई अच्छन की माँ एकदम 25 रुपए का खर्च करवा के जमीन में जा छुपी। और अब अच्छन बाप फिक्रमंद आंखों से अच्छन को तक रहा था, जो अब तक बेसु हरकत दीवार से सर टेके चिराग की मध्यम लौ को पुतलियां फिराए तके जा रही थी। मां के मरने के बाद से उसे भी न जाने क्या होता जा रहा था, बस घुलती ही चली जा रही थी। वही मां की जी ठसकेदार खांसी, हल्की हल्की सी खांसी, हल्का हल्का बुखार, इधर पड़ी है उधर पड़ी है। बाप गरीब उसकी हालत को समझता तो खूब, मगर वो इलाज क्या खाक करता। ज़्यादा से ज़्यादा वही कराती अस्पताल की दवाएं, जिनमें दवा तो बराए नाम थी, यहाँ पानी ही पानी होता। यानी सरकारी अस्पताल की दवाओं में क्या था? सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली दवाएं उल्टा नुकसान ही करती। वो जब अच्छन की माँ के लिए कुछ ना कर सका तो अच्छन के लिए कहाँ से डॉक्टर पकड़ लाता? माड़ा बंदा सी ना, कहाँ से डॉक्टर ले आता? बेटा हाजिरी जल्दी जल्दी लगा के आगे भेजें भाई, ये कौन सा तरीका है, पकड़ के बैठे हैं इसको। हाँ, पहले भी 10 रुपए पाता था, अब भी हाँ रुपए की कीमत बाजार में पहले से कहीं ज्यादा घट गई थी। जब अच्छन की माँ मरी थी तो बाजार में आटा 4 सेर रुपए का मिल जाता था, अब 2.5 रुपए सेर भी मुश्किल से मिलता। हर चीज महंगाई की इंतहा को पहुंच चुकी थी, लेकिन दुकान का पुराना मुंशी उतना ही सस्ता था जितना 20 साल पहले। उसकी आंखों के सामने लड़ाई शुरू होने से कबल जो चीजें 2 पैसे को लेकर दुकान में भरी गई थी, लड़ाई शुरू होते ही महंगी होती गई, यहां तक कि 2 पैसे की चीज ने 8-10 गुना नफा दिया। भाई जंग में तो ऐसा ही होता है ना, चीजें महंगी होती हैं। गोया चीजें जैसे जैसे पुरानी होती गई वैसे वैसे कीमती भी, लेकिन इस पुराने मुंशी के 10 रुपए की कीमत बाजार में घटती ही चली गई। दुकान में हुन बरस रहा था, दौलत बरस रही थी। मालिक के नाम पर बैंक में सोने चांदी के पहाड़ खड़े हो रहे थे, तो उसे क्या? वही मिसल के बीबी ईद आई, जवाब मिला दूर मोई, तुझे अपनी टिकिया रोटी से मतलब। टिकिया रोटी, रोटी खा थे पानी पी। उन्हें क्या ना, रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी, वेख पर आई चौपड़ी ना तरसाई जी। अच्छा मेरे भाई, दूर मोई तुझे अपनी टिकिया रोटी से मतलब, उसे तो जैसे अपने 10 रुपयों के साए में बिठा दिया गया था। जहां जरूरियात जिंदगी की कीमतों का दायरा रोज बरोज तंग होता जा रहा था, उसने सुना कि मिल मजदूरों ने महंगाई भत्ता लेना शुरू कर दिया है। भत्ता, टैक्स। किसानों की बनाई, मामूली दुकानों के मुलाजमों की तनख्वाहों में भी इजाफा हो गया, यहां तक कि बोझ उठाने वालों ने भी अपनी मजदूरी बढ़ा दी। तो उसके दिल में भी उमंग उठी कि मालिक से साफ कह दे मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। लेकिन शायद मालिक ने उसका ख्याल भांप कर पहले ही हर वक्त सुनाना शुरू कर दिया कि मुंशी जी बुढ़ापे से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब घर बैठो नौकरी छोड़कर। ये देखो तुमने हिसाब में इतनी इतनी रकम अभी तक नहीं जोड़ी, मुझे मुंशियों की कमी नहीं, मैं तो तुम्हारे पुराने होने का ख्याल करता हूँ, समझे? आए दिन ये सुन सुनकर उसका जी सूखता कि कहीं इन 10 रुपयों के भी लाले ना पड़ जाएं, और वो उस दिन को कोसता जब उसके दिल में तनख्वाह बढ़वाने का मनहूस ख्याल आया था। अच्छन सूखती जा रही थी, इसके लिए वो इंतहाई फिक्रमंद था। पास पड़ोस वाले कहते हैं, मुंशी जी जब लौंडिया को खिला पहना नहीं सकते, बीमार है तो कोड़ी की दवा नहीं दे सकते, तो उसे अपने घर बार का कर दो, खाए पहनेगी तो आप ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन मशवरा देने वाले जैसे ये सोचते ही ना थे कि गरीब की लड़की गरीबी के घर जाएगी, किसी 10-12 रुपए पाने वाले की औरत क्या पहनेगी और क्या खाएगी। आखिर अच्छन की माँ भी तो शौहर वाली थी, कौन सा सुख उठा लिया गरीब ने। अच्छन को इस कदर अजीब तरीके से खड़े देखकर बाप की तबीयत उलझती ही चली जा रही थी। अचानक उसे ख्याल आया कहीं वो उसके बीड़ी पीने के बारे में तो इतनी रंजीदा नहीं हो गई। अच्छन इस तरह क्यों खड़ी है? अब मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। कुछ नहीं अब्बा। उसने दीवार से सर उठाकर गौर से बाप की तरफ देखा। मैं सोच रही थी चिराग की लौ बढ़ा दूं, दीवे दी लाट। उसके लहजे में बड़ी आरजू और खुशामद थी, लेकिन यह सुनकर बाप पर से जैसे भारी बोझ हट गया। इतनी मामूली सी बात थी जिसके लिए वो इतनी देर से यूं खड़ी थी।
उसने सोचा सचमुच अच्छन का दिमाग चल गया है। दिमाग चलना का मतलब पागल हो जाना। अंधेरे को रोशनी में तब्दील करने का ख्याल उसके नजदीक पागलपन था, मगर आखिर क्यों? उसने कहा, जानती है कि अठवारों में कहीं 2 पैसे का मिट्टी का तेल नसीब होता है। अठवार 8 दिन के बाद अठवारों में कहीं 2 पैसे का मिट्टी का तेल नसीब होता है। इस पर भी भीड़ भाड़ में पैरों का कीमा बनता है, कपड़े फटते हैं। कब से कह रहा हूं तेल पर कंट्रोल है। तेल पर कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट ने तेल पर सख्ती की हुई है, और तू है कि रोज रोज लौ बढ़ाने की जिद किया करती है। तो क्या फायदा ऐसे उजाले से? दुकानदार इतना तेल तो ना दिया करे, इससे तो अंधेरा पड़ा रहे। नाम तो ना हो चिराग जलने का। इसकी आंखों में चमकती हुई आरजू के नन्हे नन्हे दिए अचानक बुझ गए। तो ये चिराग की लौ है ना बेटा, ये एक अलामत है जिंदगी की, और तेल अलामत है वसाइल की। गरीब को जिंदगी के इतने ही वसाइल मिलते हैं कि ना वो सुख से जी सकता है, ना वो सुकून से मर सकता है। बस मरने और जीने के दरमियान लटका रहता है। और इसमें कुछ कसूर तो हालात का है, और कुछ कसूर खुद गरीब का भी होता है जो अपनी गुर्बत से मुतमईन होता है। बिल गेट्स ने फरमाया कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। कि गरीबी में आप पैदा हो गए, इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आपने कोशिश नहीं की, स्ट्रगल नहीं की, और गरीबी मर गए, तो इसमें 100% आपका अपना कसूर है किसी और का कसूर नहीं है। फायदा वायदा कुछ नहीं मालूम, बस इतना ही तेल मिलेगा कि चिराग जलता रहे। बाप की आवाज तेज हो गई, जैसे इसे सास ने उसे गुस्सा दिला दिया हो। चाहे रोशनी ना हो, उसके होंठ भड़क उठे। हाँ, बाप का जवाब घर की सुनसान नीम तारीकी को और भी तारीक कर गया। मेरा तो जीव लगता है ऐसे उजाले से, उसने मुर्दा सी आवाज में कहा। लेकिन बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो बेटी के बात बात में जी घबराने से नाराज हो गया हो। वो मायूस होकर लड़खड़ाती हुई दालान से निकल आई और अपनी चारपाई पर पांव लटका कर बैठ गई। उसे अपने अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इस बराए नाम रोशनी पर कनात क्यों करते हैं। कनात का मतलब थोड़ी चीज पे गुजर करना। आखिर वो इस बराए नाम रोशनी पर कनात क्यों करते हैं। मिट्टी का तेल उसे रोजाना क्यों नहीं मिलता, जबकि गली के नुक्कड़ वाले खूबसूरत 2 मंजिला घर में तमाम रात बड़ी बड़ी लालटेनों की रोशनी होती रहती है। लेकिन उसका झुंझुलाया हुआ दिमाग ये सोच ही ना सका कि अगर तेल लड़े बिड़े बगैर मिलने भी लगे तो इस मद के लिए 2 पैसे रोज किसके घर से आएंगे। अब आपने देखा होगा कि आटे की कीमत वैसे बहुत ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो 10 किलो और 20 किलो वाले थैले जो है वो कम रेट पर देती है, तो लाइनें लगी होती हैं उस आटे के लिए। क्यों? आटा खत्म तो नहीं हो गया, आटा तो मौजूद है मार्केट में, लेकिन वैसे महंगा मिल रहा है, वहां से सस्ता मिलता है, तो वहां लाइनें लगी होती हैं। यूटिलिटी स्टोर पे कुछ चीजें सस्ती मिलती हैं, उसे लेने के लिए लाइन लगी होती हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट से पैसे मिल जाते हैं, वहां लाइनें लगी होती हैं औरतों की। नहीं, पूरी कौम को हमने भीख मांगने पे लगाया हुआ है, मेहनत पे नहीं किसी को कहा। अब देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े सखी थे, उनकी सखावत में कोई शक नहीं। एक मर्तबा एक बंदा आपके पास आया और उसने राह खुदा कुछ मांगा। आप किसी को इनकार नहीं करते थे, उसे भी आपने इनकार नहीं किया। हाँ जी, ब्रेक लगाई थी। अच्छा बेटे, जबकि उसके बाप को सख्त मेहनत की कीमत सिर्फ इतनी ही मिलती है कि वो जिए तो क्या, हाँ जीने की भोंडी सी नकल उतारता रहे। भोंडी का मतलब गंदी सी, बिल्कुल इस तरह जैसे स्याह ताक में रखा हुआ चिराग जिसकी मध्यम रोशनी पर चारों तरफ से अंधेरा उमड़ रहा था, अंधेरा आ गया था उस पर। अच्छन पेचोताब खाती अपनी चारपाई पर लुढ़क गई। उसका जी घबरा रहा था और हर तरफ से सफेद नए कपड़ों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। खड़खड़ाहट, शोर शराबा। उसका जी चाह रहा था कि जोर जोर से रोकर अपने अब्बा की कनात पसंदी का डंडोरा पीटे, लेकिन उससे रोया भी ना गया। आंसुओं का जखीरा तो जैसे हलक में ही फंस के रह गया था। तो बेटा, ये गुर्बत का पूरा माहौल जो है उन्होंने दिखाया है। कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो वो आप कर सकते हैं।
जी बेटा, कनात पसंद ही होती है, थोड़ी चीज पे गुजारा कर लेना। जी